Good morning, student. Myself Manoj Chotia from Raghunath School. Welcome to our new class. आज हम अपने पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, पादप जगत। विटेकर ने जो वर्गीकरण दिया था उसके अनुसार संपूर्ण जीव जगत को उन्होंने 5 भागों में विभक्त किया था। आप लोगों को याद होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये प्लांटी या पादप जगत है, ठीक है। पादप जगत के अंतर्गत उन समस्त सजीवों को रखा जाता है जिनमें क्लोरोफिल पाई जाती है। कोशिका के चारों ओर सेल्यूलोज की बनी हुई दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ अपन बात करते हैं कि वर्गीकरण की। वर्गीकरण किसे कहते हैं, आप लोगों को पता है। सजीवों को समानता एवं असमानता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। प्रारंभ में जो वर्गीकरण किए गए थे वो अकारिकी आधार पर थे। अकारिकी का मतलब क्या है? अकारिकी का मतलब है जब वर्गीकरण की क्रिया बाह्य रूप, रंग, लक्षणों, आकार आदि के आधार पर किया जाता है, उसे अकारिकी वर्गीकरण कहते हैं। और इसी वर्गीकरण को क्या कहते हैं, जो अकारिकी के आधार पर किया जाता है, इस वर्गीकरण को कहते हैं कृत्रिम वर्गीकरण। क्योंकि इससे जो सजीव जातियां हैं, उन सजीव जातियों के मध्य संबंधों का निर्धारण नहीं हो पाता है। इस वर्गीकरण में जो निकट संबंधी जातियां हैं उनको भी दूर दूर तक व्यवस्थित कर दिया जाता है, और जो दूर दूर व्यवस्थित होती है उनको भी पास पास वर्गीकृत कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, आप लोगों ने बांस देखा होगा, ठीक है। अब बांस का पौधा बहुत ही अधिक बड़ा होता है, लेकिन वह पौधा घास कुल से संबंधित होता है, ठीक है। तो अगर हम आकारिकी के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो बड़े आकार के पौधों को अपन, जैसा कि थियोफ्रेस्टिस, आप लोग जानते हो थियोफ्रेस्टिस कौन है, वनस्पति जगत का पिता है। तो वनस्पति जगत के पिता ने क्या किया था, आकार के आधार पर पादपों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन से? शाख, क्षूप, झाड़ी, वृक्ष, ठीक है। तो बांस को उन्होंने वृक्ष में रख दिया, जबकि बांस कौन से कुल से संबंधित है, ग्रेमिनी या पोएसी कुल से संबंधित है या घास कुल से संबंधित है। तो यहाँ वर्गीकरण को अपन 3 भागों में विभक्त करते हैं। कृत्रिम वर्गीकरण वह वर्गीकरण जो बाह्य लक्षणों, रूप, रंग, आकार, आकृति के आधार पर किया जाता है, कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। उसके बाद में आया प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण के अंतर्गत अपन बात कर सकते हैं कि वर्गीकरण के अंतर्गत जब और ज्यादा हम डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, जब आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, या यूं कहते हैं कि मुख्य रूप से लैंगिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। आप लोगों को पता होगा, पुष्प जो है वो पादप का एक लैंगिक भाग होता है, अर्थात उसमें जननांग उपस्थित होते हैं। ये अपन बात कर रहे हैं किसकी, एंजियोस्पर्मी पादपों की। आगे विस्तार पूर्वक बताऊंगा, अभी आपको मैं थोड़ा सा जनरल आउटलाइन दे रहा हूं, ठीक है। तो पुष्प के अंदर पुंकेसरों की संख्या कितनी है, ठीक है। पुंकेसर जो पुष्प होता है उसके अंदर नर जननांग पुमंग कहलाता है, और पुमंग का प्रत्येक भाग क्या होता है, पुंकेसर होता है, ठीक है। तो उनकी संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस आधार पे उनका वर्गीकरण, या यूं कहते हैं अपन शॉर्ट में कि जननांगों की संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है। शरीर रचना किस प्रकार की है, भ्रूण विज्ञान या पादप रसायन, किस किस प्रकार के रसायन उन पादपों में पाए जाते हैं, ऐसे वर्गीकरण क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक वर्गीकरण, यानी आंतरिक संरचनाओं का जब अध्ययन करते हैं। बेंथम एवं हुकर और हचिनसन ने इस प्रकार का वर्गीकरण दिया था। तीसरा वर्गीकरण आता है जो कि सर्वमान्य वर्गीकरण है, जिसे जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी होगी कि जाति वृत्तीयता किसे कहते हैं। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, जाति वृत्तीयता अर्थात किसी भी जीव, उदाहरण के लिए आप समझिए मनुष्य, ठीक है। अपन जानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति किससे हुई, बंदर से हुई, ठीक है। तो किसी भी जीव की उत्पत्ति के समय उसमें क्या लक्षण थे और वर्तमान समय में उसमें क्या लक्षण हैं। तो उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्वरूप तक आने के दौरान जो जो परिवर्तन हुए
उन परिवर्तनों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उस वर्गीकरण को अपन क्या कहते हैं, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। विभिन्न जीवों में विकास या लक्षणों के ऊपर आधारित यह वर्गीकरण है। इससे पता चलता है कि जो एक ही टैक्सा में जो जीव रखे जाते हैं उन सभी का स्रोत क्या है, एक ही जीव है। तो इस प्रकार के वर्गीकरण को अपन क्या कहते हैं, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। और इसके अलावा अगर उनके जीवाश्मीय प्रमाण भी उपलब्ध हो जाए, ठीक है, तो उसको उस वर्गीकरण को कह देते हैं अपन संख्यात्मक वर्गीकी। संख्यात्मक वर्गीकी के अंतर्गत कोशिका की संख्या, कोशिका की संरचना, इन सभी को सम्मिलित कर लिया जाता है। इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरणों को ध्यान में रखते हैं तो वो वर्गीकरण जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहलाता है। जैसे क्रोमोसोम की संख्या वगैरह है, उनकी संरचना है, उनका आकार है, उनका रासायनिक संगठन है, ठीक है, जिससे जातियों के संबंधों का पता चलता है या निकट संबंधी और दूर संबंधी का पता चलता है। इस प्रकार के वर्गीकरण को क्या कहते हैं, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। अब देखिए यहाँ रीठे कर रहे पादपों को या पादप जगत को कितने भागों में विभाजित किया, तो अपन ने पीछे चर्चा की थी, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन 5 भागों में संपूर्ण पादप जगत को विभाजित किया था। इनमें से आज हम शैवालों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले शैवाल, एल्गी, ठीक है। शैवालों की अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं शैवाल किसे कहते हैं। पहले इसके प्रमुख लक्षण देखेंगे, फिर इसका भी वर्गीकरण देखेंगे। शैवाल इस प्रकार के पादप होते हैं जिनके शरीर को जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते हैं सामान्य तौर पे जो नम और गीले स्थान होते हैं, जहां अपने आसपास आप लोग देखते हो नल चल रहा है, उस नल के पास में काई जम जाती है, वो काई ही क्या है, शैवाल है, ठीक है। काई ही क्या है, शैवाल है। तो सबसे पहला लक्षण क्या हो गया शैवाल का, कि ये जल में पाए जाते हैं या नमी युक्त स्थान पर पाए जाते हैं। ये उनका क्या हो गया, आवास हो गया, ठीक है। दूसरी बात, इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता है। ऐसे पादप, मान लीजिए प्रश्न आ जाए, ऐसे पादप जिनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता, तो अपना जो शैवाल है, कवक है और लाइकेन है, ये इस प्रकार के पादप है जिनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता। तो ऐसे पादप जिनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता क्या कहलाते हैं, सुकाय, या इनको अंग्रेजी में कहते हैं थैलस। वे पादप जिनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता, सुकाय या थैलस कहलाते हैं। अर्थात इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता। पहला लक्षण आवास का हो गया, दूसरा लक्षण इनके शरीर का हो गया, तीसरा लक्षण आप लोग जानते हैं ये जो शैवाल है ये अधिकतर समुद्रों में पाए जाते हैं। और अपन बात करें जीवित रहने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो हमें पादपों से प्राप्त होती है, या यूं कहें हरे पादपों से प्राप्त होती है। तो जितना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जितना प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर होता है उनका 50% प्रकाश संश्लेषण जो है वो इन्हीं शैवालों के द्वारा किया जाता है। और इनकी संरचना की बात करें तो ये एक कोशिकीय शैवाल, हालांकि एक कोशिकीय जीवों को यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया था, आप लोगों को याद होगा। तो ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय की बात करें तो एक कोशिकीय क्लेमाइडोमोनास से बहुकोशिकीय केल्प यानी बड़े वृक्ष जैसी आकृति बना सकते हैं ये। तो इतनी इनकी बड़ी संरचना होती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, कॉलोनी का निर्माण भी ये कर सकते हैं, तंतुमय भी ये हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प वगैरह है वो बहुत ही विशालकाय होते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें जनन की, तो इनमें कायिक, लैंगिक और अलैंगिक तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अपन ने पीछे बात की थी कि लैंगिक जनन इनमें समयुग्मकी, मैंने आपको बताया था कि अपन अगले अध्याय में इसकी चर्चा करेंगे। समयुग्मकी
असम युग्मकी और तीसरा आता है अपना विषम युग्मकी। ठीक है, ये 3 प्रकार के युग्मक इनमें बनते हैं। और अलैंगिक जनन की बात करें तो आप लोगों को पता है अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणु भी 2 प्रकार के होते हैं, एक चल प्रकार के बीजाणु और दूसरे अचल प्रकार के बीजाणु। अचल प्रकार के बीजाणु का अर्थ होता है कि जिनमें चल संरचनाएं नहीं पाई जाती। पीछे अपन चर्चा कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए ये क्लेमाइडोमोनास है और क्लेमाइडोमोनास के अंतर्गत क्या है, ये कशाभिका पाई जाती है। तो अगर बीजाणुओं में भी कशाभिका या पक्षमाभिका पाई जाती है जिनके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, चल बीजाणु। और अगर इनमें गमन युक्त संरचना नहीं पाई जाती है तो उनको अपन कहते हैं अचल बीजाणु। अब अपन बात कर रहे हैं लैंगिक जनन में समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। तो इसको समझिए, जब मैंने आपको बताया था कि चूंकि शैवाल की मुख्य प्रावस्था क्या है, इसकी भी अपन चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। शैवाल की मुख्य प्रावस्था क्या है, युग्मकोद्भिद है। शैवाल की मुख्य प्रावस्था क्या है, युग्मकोद्भिद अर्थात अगुणित अवस्था है, एंड प्रावस्था। ठीक है, तो एंड प्रावस्था वाले जीवों के अंतर्गत क्या होगा, लैंगिक जनन के दौरान 2 मुख्य घटनाएं होती है। कौन कौन सी, अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन या निषेचन। तो यहां पर क्या होगा, पहली घटना युग्मक संलयन होगी, अर्थात इनकी कोई 2 कोशिका क्या करेगी, युग्मकों की भांति व्यवहार करेगी और आपस में संलयित होगी। मान लीजिए ये 2 कोशिका संलयित होकर क्या बना लिया इसने, 2n। और उसके बाद में क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे इनकी मुख्य प्रावस्था जो है पुनः इनको प्राप्त हो जाती है। तो अब देखिए सम युग्मकी, यानी सम का मतलब क्या है, समान। जब युग्मक समान प्रकार के बनते हैं उनमें हम विभेद नहीं कर पाते कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक है। तो इस प्रकार के युग्मकों को सम युग्मकी कहते हैं, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से हम उनमें विभेद नहीं कर पाते और फिर वहां पर उनको हम एक को प्लस और एक को माइनस नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार के युग्मक को क्या कहते हैं, सम युग्मकी। दूसरा है असम। असम का मतलब समान नहीं होते, अर्थात बाह्य लक्षणों से देखने पर तो ये क्या है, समान प्रकार के दिखाई देते हैं, लेकिन जब इनके आंतरिक लक्षण देखें तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा मादा युग्मक है और कौन सा नर युग्मक है। तो इस प्रकार के युग्मकों को क्या कहते हैं, असम युग्मकी। तीसरा आता है अपना विषम युग्मकी। तो विषम युग्मकी की अगर अपन बात करें तो क्या होता है कि बाह्य और आंतरिक दोनों लक्षणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक है। जिस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, आगे बढ़ेंगे अपन आवर्तबीजी पादपों के अंदर, ठीक है। तो आवर्तबीजी पादपों के अंतर्गत नर युग्मक क्या है, परागकण। नर युग्मक क्या है, परागकण। और मादा युग्मक क्या है, भ्रूणकोश। ठीक है, तो इन दोनों को देखकर हम पहचान सकते हैं बाहर से ही कि ये भ्रूणकोश है और ये परागकण है। ठीक है, यानी नर युग्मक जो होते हैं ये भी आप लोग याद रखना कि प्रकृति में नर बड़ा की मादा, प्रकृति में नर बड़ा की मादा, तो हमेशा जो है वो मादा जो है वो बड़ी होती है। आप लोगों को पता होगा, अगर हम मनुष्यों की भी बात करें तो विवाह योग्य उम्र क्या है, तो लड़कों की क्या है 21 वर्ष और लड़कियों की क्या है 18 वर्ष, अर्थात वो 18 वर्ष में परिपक्व हो जाती है और लड़के जो है वो 21 वर्ष में परिपक्व होते हैं, अर्थात मादा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो बड़ी होने के कारण इसको क्या कहेंगे, गुरु। ठीक है, और ये छोटे हैं इसलिए इसको क्या कहेंगे, लघु। तो बीजाणु भी जो बनते हैं तो हम उनको भी कह सकते हैं लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। तो इनके अंतर्गत क्या होगा, विषम युग्मकी के अंतर्गत कि बाह्य और आंतरिक दोनों आधार पे हम पृथक पृथक इनको पहचान सकते हैं, उनमें विभेद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए लैंगिक जनन की बात। उसके बाद में आप लोग जानते हैं शैवाल जो है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, या यूं कहते हैं कि इनका आर्थिक महत्व है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, और जितना प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी के ऊपर होता है उसका 50% जो है वो शैवालों के द्वारा होता है।
दूसरी बात, जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि पृथ्वी के अधिकांश भाग यानी 70% भाग पर क्या है, समुद्र है, ठीक है। और समुद्रों के अंदर मुख्य जो वनस्पति है वो क्या है, शैवाल है। तो ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं समुद्रों के अंतर्गत और बहुत सी प्रजातियों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। लगभग 70% समुद्र की जो स्पीसीज है, प्रजातियां हैं, वो इन्हीं शैवालों के ऊपर निर्भर रहती है। और ये विभिन्न प्रकार के रसायनों का भी उत्पादन करते हैं, जैसे भूरे तथा लाल शैवाल जो है वो केराटिन का उत्पादन करते हैं। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से एगार एगार नामक पोषक पदार्थ उपलब्ध होता है, जिसको अपन आगे आपके काम में आता रहेगा, बहुत जगह ये शब्द काम में आएगा, इसलिए आप इसको याद रखना, एगार। और इसका प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एगार किससे प्राप्त होता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से एगार का उत्पादन होता है। दूसरा, क्लोरेला और स्पाइरुलम। क्लोरेला और स्पाइरुलम नामक जो शैवाल है वो प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत है। आजकल मनुष्य भी स्पाइरुलिना युक्त बिस्कुट का उपयोग करता है प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। दूसरी बात, अगर पशुओं को स्पाइरुलिना युक्त शैवाल घास के रूप में चरने के लिए दिया जाए तो उनमें प्रोटीन की मात्रा में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शैवालों का वर्गीकरण। तो शैवालों को मुख्य रूप से उनमें पाए जाने वाले वर्णक, संचित भोजन, कोशिका भित्ति के प्रकार, फ्लैजिला की संख्या, उनके निवेशन की स्थिति और उनके आवास के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, जिसका अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।